हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएमआरएस का प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू होना है, जिसका रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द इंटरव्यू। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोग के साथ बहुत सारी टिप्स यहाँ पर शेयर करने वाले हूँ और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम डिटेल में जानेंगे। एक एनालिसिस में कंप्लीट हम इंफॉर्मेशन जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका इंटरव्यू डेट है, अब जब कभी भी इसकी डेट अनाउंस हो सकती है, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करें। इससे बेटर है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मॉक इंटरव्यूज जहां पर आपको पॉसिबल हो वहां पर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या खुद भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो आपको क्या करनी है, मॉक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। तो ईएमआरएस के लिए अगर आपने एग्जाम दिया था तो इसकी इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा कि इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। कुछ हिंट मैंने आपको दी थी और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं ताकि आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप अपना नाम, सिटी का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। आप हमें फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए बनाया गया है। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास ईएमआरएस इंटरव्यू बैच है, जो कि हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी टिल आपकी इंटरव्यू। जब तक आपका इंटरव्यू होगा तब तक इस बैच की वैलिडिटी आपकी रहेगी, यानी कि तब तक आप इसमें जो है इंटरव्यू को बार बार सुन सकते हैं, वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, इसमें हम कुछ टिप्स एंड गाइडेंस भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका नॉन वर्बल, बिना कहीं भी आप क्या चीजें सामने वाले तक डिलीवर कर रहे हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम मॉक इंटरव्यू पर जाएं उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे मॉक क्वेश्चंस की, ताकि आप लोगों को हैबिट हो जाए इंटरव्यू देने की, क्योंकि हम काफी समय से एक ही जॉब में हैं और इंटरव्यू जो है हम इतनी बार नहीं देते हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो इंटरव्यू की एक हैबिट बन जाए, उसके लिए हम करेंगे मॉक क्वेश्चन। और उसके बाद जब हमें लगेगा कि आपकी जो है हेजिटेशन दूर हो गई है, आप प्रिपेयर है मॉक इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर हम करेंगे मॉक इंटरव्यू स्टार्ट। ठीक है, सो मॉक इंटरव्यू इस तरीके का ही होगा जैसे कि आपका ईएमआरएस के लिए फुल इंटरव्यू होता है, ठीक उसी तरीके से होगा। मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका ओरिजिनल प्राइस है 17,000, जो कि अभी आपको 3,000 का डिस्काउंट पर मिलेगा। 14,000 में 3,000 का अभी आपको इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम है नहीं, 9 o'clock हमारा ये बैच है, मंडे टू फ्राइडे है, तो 5 दिन वीक में क्लास होती है। मंडे टू फ्राइडे 9 PM का है, यानी कि आपको आराम से टाइम मिल जाएगा इवनिंग के टाइम पर, और आप इन क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। इसमें हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप अपने फ्रेंड, किसी कलीग को रेफर करना चाहते हैं तो हमारे ऑलरेडी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और इवन नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं बाय कोरियर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोट्स भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ ईएमआरएस के लिए, बल्कि अगर आप यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, कभी भी बाद में भी अगर प्रिंसिपल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर कुछ टिप्स की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि अगर आपको जो हमारा कोर्स है वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डाउनलोड करनी होगी स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही मिल जाएगी। और आपको सर्च करना होगा इंटरव्यू, और ये बैच है जो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि हम आगे देखेंगे, उससे पहले भी कि आपको क्या करना होगा, आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। अगर आप घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं,
सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अपने खुद ही प्रिपेयर करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए भी, बेस्ट यही होगा कि आप कहीं ना कहीं से जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, किस तरीके से आपको आंसर देना है, क्या नहीं बोलना है, क्या चीजों पर आपको फोकस करना है, क्या आपके पॉजिटिव हैं, क्या आपके नेगेटिव हैं, ये आपको आराम से पता चल जाएंगे। लेकिन आप फिर भी अगर घर पे अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अपने आप से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो में आगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं, उनके आप खुद से आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आप आंसर देंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। कुछ लोगों को हैबिट होती है लिख के, तो आप अपने लिख के भी अपने आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप जैसे आईने के सामने अपने आंसर्स को बोल सकते हैं। ये एक प्रॉपर, जब भी आप आंसर की प्रैक्टिस करें ना, तो एक प्रॉपर सीटिंग रखें कि जहां आप इंटरव्यू देने ही गए हैं उसी तरीके से, उसी पोस्चर में जैसे कि आप बैठने वाले, ठीक तो आप आईने के सामने या फिर अपने मोबाइल में भी अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी को आप बार बार सुन सकते हैं, खुद को एक क्रिटिसाइज वे में उसके बाद सुने कि कहां पर क्या आंसर में कमी लग रही है, हेजिटेशन तो नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जब भी आप खुद के बारे में बोलें, जब भी आप खुद के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपका इंट्रोडक्शन, आपकी हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी जो है एक्सपीरियंस के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, ये तो मेरे बारे में क्वेश्चन है, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ये फीलिंग आपको लानी है। तो आपको ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही अच्छे से इनका आंसर करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसा मिले कि जिसको आपको नहीं आता हो, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि जैसे रिटन में अगर आप कोई क्वेश्चन का सारे के सारे आंसर आपको करने की जरूरत नहीं होते, कुछ अगर आप आंसर छोड़ भी देते हैं तो भी आपका रिटन क्लियर होता है। तो ठीक उसी तरीके से इंटरव्यू भी है। इंटरव्यूअर कभी आपको डराना नहीं चाहता, इंटरव्यूअर की जो पूरा मोटिव रहता है वो आपको सपोर्ट करता है और कोशिश यही करता है कि आपका सिलेक्शन हो। तो इंटरव्यू में भी अगर हमें एक दो क्वेश्चन नहीं भी आता तो दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जो क्वेश्चन एटलीस्ट हमारे बारे में है, जो मेरे बारे में है, वो मुझे बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। मेरा इंट्रोडक्शन मुझसे बेटर कोई नहीं बता सकता, मेरी स्ट्रेंथ्स और मेरी वीकनेस मुझसे बेटर किसी को नहीं पता होंगी, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। आपको सबसे पहले फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आप बिल्कुल भी डरे डरे, नर्वसनेस आपको नहीं दिखानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉक प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी ज्यादा आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें क्या होगा, फायदा होगा। जैसे अगर आप रिटन एग्जाम की तरफ जाते हैं तो रिटन एग्जाम में भी आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप जो है ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इससे आपको फायदा मिलता है और इससे आपको हेल्प मिलती है आपके रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक इसी तरीके से इंटरव्यू में होता है कि इंटरव्यू में भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपेयर करें मॉक इंटरव्यू से, इससे आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर फीडबैक मिलेगा और ये फीडबैक काम आएगा आपके इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सबसे बेटर है, सबसे पहला कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो या तो आईने के सामने, मिरर के सामने आप कर सकते हैं, या फिर जो है आप अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं बार बार कि कहां पर क्या कमी नजर आनी है। हेजिटेशन नहीं होना है, हमेशा फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने आंसर्स को देना है, ठीक है। चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, कोई नर्वसनेस नहीं दिखानी है, आप टक टक कर रहे हैं, पेन को ऐसे टिक टिक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हलचल नहीं करनी है, आराम से काम होके जो है रिलैक्स माइंड से पेशेंसफुली आपको सारे के सारे आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस देते समय, इस तरीके की और भी वीडियोस आएंगी। काफी सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप इंटरव्यू की जो क्लासेस हैं वो हम यूट्यूब पे भी स्टार्ट करें, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरेक्शन। अगर मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी, इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगी, तो नहीं पता चल पाएगा कि आप किस तरीके से आंसर दे रहे हैं और कहां पे करेक्ट करने की जरूरत है या कहां पे आप सही जा रहे हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इंटरव्यू की क्लासेस जो है YouTube चैनल पे तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स जो है हम जरूर से कोशिश करेंगे कि वीकली या बाय वीकली एक वीडियोस आप लोग के लिए आए जहां पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अनलिमिटेड टाइम अपनी वीडियोस को देख सकते हैं, बाकी लोगों के इंटरव्यू को सुन सकते हैं, उनसे आपको जो है पॉइंट्स मिलेंगे कि किस तरीके से आंसर देना है। बाकी लोगों को आप देख पाएंगे कंपटीशन में कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना और मेहनत करने की जरूरत है, तो ये कुछ चीजें आपको वहां पर आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है ही, और उसमें मैं आप लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक पूरी पीडीएफ भी शेयर करती हूं, जिससे आपको पूरा पता पड़ पाए कि क्या क्या क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और कैसे आपको इसका आंसर करना है। तो अगर आप वो पीडीएफ भी जाते हैं तो वो भी आपको हमारे कोर्स के अंदर ही मिलेगी, वहां पर जब आप परचेज करते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपने उन क्वेश्चन से जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट ये आपको
हर एक क्वेश्चन देखना है कि क्या क्या मैं आंसर कर सकता हूं। ये आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस नहीं हैं जो मैं यहां पर शेयर कर रही हूं इस वीडियो में। इसके अलावा भी और बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, जो कि हम बैच में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको आइडिया, आपको टाइप्स बता पाऊं जिससे आपको हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये हमारा इसका इंटरव्यू है। सो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम पूछें कि इंटरव्यू की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई देयर इज अ इंटरव्यू, बिकॉज जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें आपकी कंटेंट नॉलेज चेक होती है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है, और इंटरव्यू के जरिए आपका पर्सनल एस्पेक्ट्स भी देखने की कोशिश की जाती है, आपकी पर्सनालिटी देखने की कोशिश की जाती है। पर्सनालिटी हम जांचते हैं कि किस तरीके की पर्सनालिटी है इस पर्सन की। जैसे हमने जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपने एक वर्ड भी सुना होगा, हम जनरली बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। तो कोशिश की जाती है आपके बारे में जानने की, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने की, क्या आप उस पोस्ट के लिए राइट फिट है या नहीं है। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी पोस्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है, क्या आप उसके लिए राइट फिट है या नहीं, इस चीज के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंटरव्यू, बिकॉज इन रिटन एग्जाम योर कंटेंट और योर सब्जेक्ट नॉलेज इज गेट चेक्ड, but when we call it interview, generally we call it a personal interview, because the interviewer want to know about your personality as a person. How are you as a person, what are the qualities you have as a person, are you a right fit for this post or not, do you have all the qualities which we are looking for this specific post or not. So that's why we want to judge you as a interview, as a personal interview is taken for that. Second question, is it डज आर नॉन वर्बल थिंग्स इम्पैक्ट आर इंटरव्यू। तो यस, आर नॉन वर्बल थिंग्स, यानी कि नॉन वर्बल जो बोली नहीं जा रही है नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में आपने सुना होगा, जब आपकी इंटरव्यू की बात करते हैं तो कुछ और एस्पेक्ट्स पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है ना। इंटरव्यू के बारे में जब भी आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको रूम में एंट्री करनी है, आपको रूम नॉक करना है कि नहीं करना है, फाइल के साथ में पकड़नी है, सामने से हैंडशेक ऑफर होता है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, किस तरीके का है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कई बार हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी हम कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं, कई बार हम राइट आंसर दे रहे होते हैं तब भी हेजिटेशन जो है हमारे आंसर में झलक रही होती है। तो ये सारी चीजें भी इंपैक्ट करते हैं आपके इंटरव्यू को कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। कई बार आपने देखा होगा कोई एवरेज कैंडिडेट है लेकिन वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है तो वो उसका सिलेक्शन हो जाता है, और किसी को बहुत अच्छे से नॉलेज भी है लेकिन आप अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। सो दैट इज अबाउट द प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन हम बात करते हैं नॉन वर्बल थिंग की, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी हेजिटेशन, जैसे कई लोगों की आदत होती है अगर पेन है तो टक टक करना, फाइल पे ही हैंड करते रहना, ठीक है, बार बार इस तरीके से हैंड करना, या ये आपकी क्या दिखाती है, नर्वसनेस आप कैसे हो। सो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, दीज थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट। तो सबसे पहला आता है आपका पर्सनल क्वेश्चन, जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में है एज ए इंडिविजुअल, आप कैसे हैं, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेस, आपके बारे में ही, आपका जो करियर रहा है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, ये सारी चीजें आपके पर्सनल क्वेश्चंस में आ जाती हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो एज ए प्रिंसिपल काफी सारी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो अनचैलेंज, जो आपके सामने चैलेंज आते हैं, चाहे आप टीचिंग जॉब में हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल पर हो या प्रिंसिपल पोस्ट पर हो, सभी पोस्ट पर हर एक पोस्ट के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। आपके सामने हर रोज कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आपके ने कभी ना देखी हो, एकदम से कोई नई सिचुएशन भी आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी स्पेसिफिक बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे एक दो क्वेश्चन हो गया आपसे सिचुएशन बेस्ड कि ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही तरीके के हो सकते हैं क्योंकि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो टीचर, एज अ टीचर आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे और एज अ प्रिंसिपल आप उस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, दोनों ही तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे।
थर्ड आपका मेन इंपॉर्टेंट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट। एज ए टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट में आपका क्या रोल रहेगा, और एज ए प्रिंसिपल के बेसिस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सो क्लासरूम के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो रिलेटेड टू स्टूडेंट्स होंगे, रिलेटेड टू पेरेंट्स भी होंगे। कोई बच्चा बहुत शरारत कर रहा है क्लास में, होमवर्क नहीं करके लाया है, किसी को मान लीजिए चोरी की आदत लग गई है, कोई कमेंट पास करता है, अब्यूजिव है, क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं मेंटेन है, तो ये सारी सिचुएशन की किस तरीके से आप लो अचीवर का भी ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें एज अ टीचर आपसे पूछी जा सकती हैं। और वही क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अपग्रेड कर दे कि एज ए प्रिंसिपल आपका वहां पर क्या रोल होगा। सो एज ए प्रिंसिपल अगर टीचर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है या स्टूडेंट आपके पास प्रॉब्लम लेकर आता है, किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में बोलता है कि ये टीचर हमें पसंद नहीं है, हमारी क्लास किसी दूसरे टीचर को दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तो एज ए प्रिंसिपल वहां पर आपका क्या रोल होगा, किस तरीके से आप जो है एक्शन लेते हैं। तो ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में हो गया। नेक्स्ट आपका टीचिंग लर्निंग मेथड। सो आपका जो स्टाइल है, जो आपका टीचिंग स्टाइल है वो क्या है, तो अगर हम टीचर की बात करें तो आपकी टीचिंग स्टाइल हो गया। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस से पूछा है तो आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, टीएलएम आप क्या यूज करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है एजुकेशन में भी, हम इंटरेक्टिव बोर्ड पे कोविड के टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन रही, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये सही है या गलत है। सो एज ए प्रिंसिपल अगर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग मेथड है वो सही हो पा रहा है, सही यूज हो रहा है आपकी क्लासरूम में या नहीं हो रहा है, टीचर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लो अचीवर्स को भी ध्यान में रख के पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, क्या टीचर्स इस बात को इंश्योर कर रहा है कि वो चीज वो जो डिलीवर करना चाहते हो बच्चों तक डिलीवर हो रही है, जो है एज ए क्लास का रिजल्ट कैसा है। अगर आप कोविड के टाइम पर अगर आप प्रिंसिपल होते तो आप क्या एक्शन लेते वहां पर, या फिर आपने अपने स्कूल में डिजिटलाइजेशन को लाने के लिए या एजुकेशन में जो आजकल डिजिटल का रोल है, आईसीटी का रोल है, वहां पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसको उस फील्ड में आप एज ए प्रिंसिपल क्या करेंगे, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, वर्कशॉप करवाना या इस तरीके की। तो फिर आपसे दोनों ही सिचुएशन, तो आपको दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है, एज ए टीचर भी एज ए प्रिंसिपल भी, व्हाट विल बी योर एक्शन। साइकोलॉजी हालांकि हमारे रिटर्न एग्जाम में आ जाती है, लेकिन फिर भी बेसिक साइकोलॉजी की कुछ थ्योरी, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है, ले वाइगल्स की थ्योरी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी है, तो ये कुछ बेसिक थ्योरीज हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्ट्स पॉलिसीज वो भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल एज ए टीचर, आपने जो है टीचिंग की जो तो आप कर ही रहे हैं, बट एज ए टीचर आपको और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं जो आप हैंडल करते हो। सो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, या कोई भी स्पेसिफिक आपने फंक्शन अटेंड किया हो, या कोई भी नया सर्कुलर आया था जिसको पूरी तरीके से आपने इंप्लीमेंट किया है, आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसी चीज की, तो उसके बारे में जो जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, आप बजट संभालते हैं, आप एसएमसी के मेंबर हैं, आप एसडीपी प्लान में इन्वॉल्व हैं, तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपने हैंडल की है उनसे भी आपके अगेन यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपका कंटेंट और सब्जेक्ट दोनों ही, आपने जो आप टीच कर रहे हो अभी, आपका सपोज जैसे कई बार क्या होता है, आप टीजीटी साइंस के थे, आप पीजीटी फिजिक्स के हो गए, तो सेम ही स्ट्रीम है दोनों से क्वेश्चन, लेकिन कई बार डिफरेंट होता है कि आपकी एजुकेशन कुछ और है और आप टीचर, जैसे मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, जैसे अभी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपने टीजीटी साइंस में आप जो है एनरोल है, या आप टीजीएसएसटी में है, लेकिन उसके बाद पीजीटी में आप सपोज कॉमर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी एजुकेशन है वो अगर आपकी डिफरेंट है तो क्यों है, आप उस फील्ड में क्यों नहीं गए। जैसे आपने एमए इंग्लिश की, लेकिन अभी आप टीजीटी साइंस ही पढ़ा रहे हैं, तो आपने एमए इंग्लिश क्यों की, जब आपके पास साइंस का एक्सपीरियंस है और आपका साइंस का बैकग्राउंड रहा है, तो आप दूसरी फील्ड में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होते हैं। या अगर आपने रेगुलर पढ़ाई की है या ओपन या डिस्टेंस से कॉरेस्पॉन्डेंस की है, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इस तरीके के भी काउंटर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन डिपेंड करता है अब कि आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पैनल में हमेशा जब 4 से 5 लोग बैठते हैं पैनल में, तो उसमें एक ज्यादातर साइकोलॉजी वाला पर्सन भी होता है और सब्जेक्ट्स वाले पर्सन भी होते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है पैनल में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एसएसटी है, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी है, साइंस है आपका, तो इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमनली सब्जेक्ट है जहां पर आपको पैनल में जनरली पर्सन सामने मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई पैनल में आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट पर्सन बैठा है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज जिसको है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पे है कि आपकी जो वेटेज रहेगी इंटरव्यू में वो आपके
सब्जेक्ट की नॉलेज पर भी रह सकती है कि आपके सब्जेक्ट्स की आपको कितनी पकड़ है, उसके बेसिस पर भी रह सकती है। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए मैथ आप पढ़ाते हैं, सो आपके पास मैथ का एक्सपीरियंस है, या आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस ही सब्जेक्ट के साथ आप बाकी सभी टीचर्स की क्लास को कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कंटेंट डिलीवरी सही हो रही है कि नहीं हो रही है, किस तरीके से आप करेंगे। आपने एक ही सब्जेक्ट को हैंडल किया है, तो एज ए प्रिंसिपल आप कैसे वो ड्यूटी संभाल पाएंगे, या आपका सब्जेक्ट या आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे प्रिंसिपल में हेल्प करेगा, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बन जाते हैं यहाँ पर, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्लासेस में लगभग हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अलग अलग जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स अगर स्कूल में आते हैं बच्चे की शिकायत लेके या टीचर की शिकायत लेके, टीचर ने कॉर्पोरल पनिशमेंट का यूज किया है आपके स्कूल में, तो इस पर आपका क्या एक्शन होगा एज ए प्रिंसिपल, या जो पेरेंट्स है वो एंग्री है या जो है एग्रेसिव है बेसिकली, कि अपने बच्चे के रिजल्ट को लेकर, उसके बच्चे का रिजल्ट सही से नहीं आया, अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। कोई पेरेंट्स कंप्लेन कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एज ए प्रिंसिपल आपका टेक क्या होगा। या स्टूडेंट्स रिलेटेड, स्टूडेंट्स भी काफी बार प्रॉब्लम लेकर आते हैं, प्रिंसिपल को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया किसी टीचर के बारे में कि वो उन टीचर का उनको पढ़ाया वो अच्छा नहीं लग रहा, या वो उनको चेंज करवाना चाहते हैं, या टीचर्स ने कोई भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट नहीं था, ऐसा कोई बिहेवियर शो किया है, तो एज ए प्रिंसिपल फिर आपका एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया। फिर आपके एज ए प्रिंसिपल आप क्या क्या एक्शन लेंगे। जैसे एज ए प्रिंसिपल अगर आपको आपके ही स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आपके स्कूल में अगर आपको प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तो आप सबसे पहले किन किन चीजों पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपके स्कूल के बारे में आपको पता है कि क्या क्या चीजों की कमियां हैं, किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीटीआर रेशो है, या जो भी चीजें हैं, तो आपको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ फोकस करना है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको पता हो प्रिंसिपल की क्वालिटीज क्या होती हैं, प्रिंसिपल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर, प्रिंसिपल जो भी सर्कुलर्स आते हैं उसको तो आप जो है अप्लाई करते ही हो, लेकिन उसके अलावा आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, आपके लिए स्कूल को लेकर क्या सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका स्कूल सेफ एंड सिक्योर हो, आपके कैरियर में कौन प्रिंसिपल सबसे ज्यादा बेस्ट रहा अभी तक, उसके बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी है आपकी जहां पर हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, अगर हम इसको पूरा कर पाए, अदरवाइज कल की क्लास में भी हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द मॉक प्रैक्टिस, या जो भी टॉपिक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पर्सनल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो सबसे कॉमनली क्वेश्चन है जो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं और 80% सिचुएशंस में पूछा भी जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गो मी गेट मी थ्रू योर रेज्यूमे, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, राइट। तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा ईएमआरएस का, अगर उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉलम था स्ट्रेंथ्स का, वीकनेस का, हॉबीज का, जैसे यूपीएससी में होता है, अगर कोई वो कॉलम भी था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या चीजें लिखी हैं, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है क्या आपकी सारी डिटेल्स उसमें सही है कि नहीं, क्योंकि उसी से आपके आप क्वेश्चंस बनेंगे आपके एजुकेशन को लेकर, आपके एक्सपीरियंस को लेकर। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जहां पर आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, कितना लेंथी होना चाहिए नहीं है, इसकी हम मॉक क्वेश्चंस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको आइडिया बता देती हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी का अगर थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम कर दें कि टेल अस समथिंग अबाउट योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका मोर फोकस होगा आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस पर, रादर देन योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, हॉबीज और अदर थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये कुल मिला के एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं, या आपकी फैमिली के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप जो टीचर क्यों बने, आपने टीचिंग प्रोफेशन ही क्यों यूज किया, किसने मोटिवेट किया आपको, किस सिचुएशन से आप मोटिवेट हुए। एक कॉमनली क्वेश्चन है, कई बार आपके मीनिंग, आपका नाम का मीनिंग भी पूछा जाता है, आप जिस भी एरिया में वर्किंग है उस, अगर कोई जैसे शहर कुछ ऐसा है जैसे खिचड़ीपुर है, तो खिचड़ीपुर का जो है वो किस तरीके का है, आपका खिचड़ीपुर का जो नाम है वो क्यों पड़ा, क्या रीजन है उसका। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके नाम का मीनिंग, आप जहां पर काम कर रहे हैं आपके स्कूल का क्या नाम है, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी अदर स्कूल में, जैसे फुल फॉर्म होती है ना, जैसे आरएन स्कूल है या कुछ भी एसएन स्कूल है, एमएन स्कूल है, इस तरीके का, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों वो नेम रखा गया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जनरली पूछ रहे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ये भी आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है कि स्ट्रेंथ्स क्या होनी चाहिए, वीकनेस क्या होनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी स्ट्रेंथ्स आपको बतानी है, कौन से स्ट्रेंथ्स नहीं बतानी है, किस वीकनेस को, किस स्ट्रेंथ को ज्यादा फोकस करना है, वो जो आपके मॉक इंटरव्यूज हो जाएंगे
तो उसके इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस की, एंड आई विल आल्सो ऑब्जर्व कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है जो आपको अच्छे से बतानी चाहिए। ये आपका प्लस पॉइंट है जो इंटरव्यू को ऑब्जर्व करने के बाद भी पता चल जाएगा, और आपकी खुद स्ट्रेंथ्स आपको भी पता होंगे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में। व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, आपको क्या करना बहुत ज्यादा पसंद है बेसिकली, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, जिसके लिए आप कुछ भी हो टाइम निकाल ही लेते हैं, ऐसी कोई चीज जो आपको किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज, ठीक है, अगेन हॉबीज क्या, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी लाइक्स डिसलाइक क्या है, क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज आपको नहीं पसंद है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेकर एक और हमारा क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज व्हाट इज योर स्वॉट। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये वर्ड भी यूज किया जाता है काफी बार इंटरव्यू में, हम में से कई लोगों को नहीं पता होता है स्वॉट। तो स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या आंसर करना है। ये भी मैंने जस्ट आपको क्वेश्चंस बनाए, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में इन सभी क्वेश्चंस की मॉक प्रैक्टिस होगा, और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपको क्या क्या आंसर करने चाहिए, या आपकी कोई स्ट्रेंथ या कोई वीकनेस ऐसी है जो आपके इस पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, तो आपको वीकनेस ये बतानी भी है, नहीं बतानी है, या स्ट्रेंथ में आप क्या एड ऑन कर सकते हैं, कितनी आपको स्ट्रेंथ बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, क्या हॉबीज होंगी, तो हॉबीज से क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें अगर सिर्फ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड हॉबीज के बारे में, तो स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो कॉमनली जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग यूज करते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, या फिर जो है सेल्फ मोटिवेटेड है, इसके अलावा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स वर्क, सो डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स है, एचआर स्किल, आप पंक्चुअल है, आप ऑनेस्ट है, जो भी एनवायरमेंट आप उसको अडेप्ट कर लेते हैं, तो अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, इस टाइप के जो कॉमनली यूज हैं जो हम स्ट्रेंथ्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको कितनी बतानी चाहिए, वो चीजें यहां पर आपको करनी है। हाय मानसिंह, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये कुछ हमारी कॉमनली है जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अब आपके जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बताई, कोई भी, जैसे आपने बोला कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो इंटरव्यूअर के सामने आपका क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या बन जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आप शेयर कीजिए जहां ये दिखाता हो कि हाँ आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई जहां पर जो है कोई भी इंसान जो है बेसिकली किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता था, और जो है एकदम से उसका दिमाग ब्लैंक हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहां पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने उस सिचुएशन में पॉजिटिव रह के किस तरीके से क्या एक्शन लिया, वो आप जो है यहाँ पर, तो वो आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग बन जाती है कि ऐसी सिचुएशन को आप शेयर कीजिए। अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है तो जेपी बैरवा प्लीज एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लीजिए, एक बार क्लास से आउट होके दोबारा इन हो जाइए, ठीक है। इसी तरीके से आप बोलते हो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड हूं मैं, तो सेल्फ मोटिवेटेड कैसे है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई सिचुएशन शेयर करनी होगी कि क्या सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, या पंक्चुअल, एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। तो इस तरीके की आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना सिर्फ हॉबीज में बल्कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस में भी बनती है। वीकनेस में अगर हम बात करें, अब वीकनेस में जैसे कि शॉर्ट टेम्पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, शॉर्ट टेम्पर है, वर्कहोलिक है, ठीक है, कि काम के प्रति बहुत ज्यादा चीजें थे, एक ही काम में आप लगे रहते हैं, बाकी कामों को भूल जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी एक वीकनेस हो सकती है। आप इम्पेशेंट है, ठीक है, मल्टीटास्किंग, अब मल्टीटास्किंग और एक काम एक ही समय पर, दोनों ही अलग अलग तरीके से वीकनेस हो सकती है। मैं मल्टीटास्किंग हूं तो आप एक काम पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, या एक समय पर आप एक ही काम करते तो उसके साथ दूसरे काम पर आप फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक ही काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वीकनेस कौन सी आपको इंटरव्यू में बतानी चाहिए, कौन सी आपको नहीं बतानी चाहिए, कौन सी आपको अवॉइड करनी चाहिए, वीकनेस कितनी बतानी चाहिए, और वीकनेस को आप कैसे एज अ पॉजिटिव वे में रख सकते हैं कि ये मेरी वीकनेस है लेकिन मेरे काम के लिए ये कोई भी हैम्पर नहीं करने वाली है, ये एज अ पॉजिटिव वे मेरे तरीके से है। तो वो सारे पॉइंट्स भी हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी हॉबीज पर। हॉबीज में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, रीडिंग बुक्स, जो कि एक मोस्ट कॉमनली हॉबी है। अगर किसी को अपनी हॉबी नहीं पता चलती है या क्या है, तो कुछ कॉमन सी है, जैसे रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, ये बहुत कॉमन है। तो अगर कोई रीडिंग बुक्स बताता है तो उसके बारे में क्वेश्चंस बन जाता है आपका, जैसे कि आपका फेवरेट ऑथर क्या है, आपको किस टाइप की बुक पसंद है पढ़ना, फिक्शन बुक आप पढ़ते हैं या नॉन फिक्शन बुक आप पढ़ते हैं, वो वाली, आपका जो फेवरेट राइटर है उसकी आप कोई भी 5 बुक बताइए कौन सी है, आपने जो अभी रिसेंट कोई बुक पढ़ी है तो उसकी आप स्टोरी बताइए, क्या कैरेक्टर्स के नाम है और क्या है उस बुक में, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपके आ जाती हैं रीडिंग बुक्स अगर आपने बोला तो उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग में, ठीक है। तो इस टाइप के हो गए। सेकेंड, अगर हम मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस की बात करें, मोस्ट कॉमनली हॉबी की, दैट इज लिसनिंग म्यूजिक।
अब लिसनिंग म्यूजिक में भी इसी तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको किस टाइप के सॉन्ग सुनना पसंद है, ठीक है, कोई लव सॉन्ग सुनता है, कोई सैड सॉन्ग सुनता है, सूफी, गजल्स, ठीक है, इस टाइप के, किस टाइप के रैंप सुनते हैं आप, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको, किस टाइप के जो है सॉन्ग सुनना पसंद है आपके, वो हो गया। आपका फेवरेट सिंगर कौन है, ठीक है, फेवरेट सिंगर के कोई भी जो सॉन्ग है वो हो गए, या कोई सॉन्ग करके पूछ लिया कि ये वाला ये है कि नहीं है। आपका जो फेवरेट सिंगर है उसका ओरिजिनल नेम क्या है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, सिंगर अपना नाम चेंज कर लेते हैं, तो इवन इंटरव्यू में ये तक पूछा गया है कि अगर आप उस सिंगर के, बेसिकली आपका फेवरेट सिंगर है, तो इट एक्सपेक्टेड कि आपको उसके बारे में सारी चीजें पता होंगी, कि वो कहाँ से है, उसका ओरिजिनल नेम क्या था, ये सारी चीजें, तो वो भी क्वेश्चन एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा गया है एक बार, ठीक है। सो यूपीएससी के इंटरव्यू में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुकिंग भी काफी लोग बोलते हैं मेरी हॉबी है कुकिंग, ठीक है, जनरली फीमेल या मेल भी आजकल बहुत सारे कुकिंग जो है हैबिट है। तो जैसे आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर होती है जहां पर वाइफ अलग जगह पर है, हस्बैंड अलग जगह पर है, तो ज्यादातर केसेस में मेल की भी हॉबीज हो सकती है कुकिंग। सो कुकिंग से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी रेसिपी आपसे पूछ ली, आपने रिसेंटली अभी क्या रेसिपी बनाई थी, उस चीज की आप रेसिपी बताइए, या कुछ स्पाइसेस के नाम आपसे इंग्लिश में पूछना है, जैसे हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसोफेटिडा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में। नेक्स्ट है आपका गार्डनिंग। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग से आपको क्या चीजें सीखने को मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ना सुबह सुबह जो फूल खिलता है तो ये हमें बताता है कि हाँ इस तरीके से हमारा एक न्यू डे, न्यू शुरुआत, न्यू जर्नी, इस तरीके से। तो जो आप देखभाल करते हैं पेड़ पौधों की, उससे आपको क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, क्या आपका उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, गार्डनिंग ही आपने अपना क्यों एक हॉबी के तौर पर चुना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके गार्डनिंग से आ जाते हैं। कुछ लोगों की हैबिट हॉबीज जो है आर्ट एंड क्राफ्ट, डीआईवाई करना, ये भी आजकल काफी हॉबी है कि आप डू इट योरसेल्फ। काफी सारे डीआईवी रील्स में यूट्यूब पे आप देखते हैं और उन सब चीजों को जो है आप कोशिश करते हैं, या फिर आपने जो टीएलएम आप बनाते हो तो उसमें भी तो आपकी क्रिएटिविटी है ना। अगर आप जैसे जो स्टार्टिंग में पीआरटी टीचर है इस तरीके से अगर रहे हैं आप, तो वहां पर भी आपका जो टीएलएम बनाते हैं इस तरीके से, वहां पर भी क्रिएटिविटी बहुत झलकती है। या कोई स्पेसिफिक आर्ट, लिपन आर्ट है जैसे, ठीक है, इस तरीके की आपको कोई स्पेसिफिक आर्ट पसंद है तो वो चीजें, या आपकी हॉबी है कुछ चीजों को कलेक्ट करना, जैसे फीमेल में साड़ियां मुझे कलेक्ट करना बहुत सारी, शॉपिंग पसंद है, तो शॉपिंग में आप क्या करते हैं, बेसिकली घूमना पसंद है, कहाँ घूमते हैं, क्या है, एक साल में कितने ट्रिप आप करते हैं, या किस तरीके से आपकी हॉबी है, तो जिस जगह पर गए थे उस जगह के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। सर्फिंग द इंटरनेट, तो इंटरनेट पर आप क्या सर्च करते हैं, रिसेंटली आपने किस चीज के बारे में पढ़ा, अगर आप करंट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो अभी जैसे बजट आया है तो बजट के बारे में क्या चीजें हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें भी आपसे जो है यहाँ पर पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को लेकर। लास्ट हमारा योगा मेडिटेशन भी, ये भी आजकल एक हॉबी है। बेसिकली फिटनेस जो है जरूरी है, तो फिटनेस को लेकर आप चाहे डांसिंग करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं, चाहे आप रनिंग करते हैं, तो इस तरीके की, जैसे अगर आप बोलो मेरी रनिंग हैबिट है कि मैं सुबह ना जो है वॉक पे जाता हूँ, या सुबह मुझे इतना किलोमीटर मुझे दौड़ना ही दौड़ना है, ये रनिंग ये भी मेरी हॉबी है, मैं सुबह अपने लिए टाइम निकालता हूँ, मैं जो है फिटनेस फ्रीक हूँ इसलिए। तो मैराथन या रनिंग या वॉक, इन सब में क्या डिफरेंस है। अगर आप योगा आपकी हैबिट है तो योगा और प्राणायाम में क्या डिफरेंस होता है, मेडिटेशन में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी चीजों में जब हम बात करते हैं योगा, मेडिटेशन या प्राणायाम, इन सब से रिलेटेड स्पोर्ट्स किस तरीके से अलग है इन सब चीजों से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा भी पर्सनैलिटी रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, जैसे कि नो अबाउट योरसेल्फ बेसिकली, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कि आपकी क्वालिटीज क्या हैं, एज ए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एज ए टीचर आपकी क्या क्वालिटीज, एज ए पर्सन आपकी क्या क्वालिटीज है, बेसिकली वो जानना चाहता है। तो ये अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट आर योर क्वालिटीज, ये सबसे अच्छा मौका होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को सेल करने का। आपसे ये नहीं पूछा गया कि प्रिंसिपल की क्या क्वालिटीज है, लेकिन अब आपको अपनी क्वालिटीज इस तरीके से बतानी है जो कि एक प्रिंसिपल की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप उसी पोस्ट के लिए जा रहे हो। तो जो जो उसमें से क्वालिटीज हैं आपके पास जो कि एक प्रिंसिपल में होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और लास्ट में आप एड ऑन भी कर सकते हैं, सर मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं और ये मुझे हेल्प भी करेंगी, ये सारी क्वालिटीज मुझे एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पर, तो वो भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं।
कई बार पूछा जाता है आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है। कई बार आपसे पूछा जाता है आपको क्या पसंद है टीचिंग एक्सपीरियंस में, बोलते हैं मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे इंटरेक्शन बहुत पसंद है, बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेती हूँ या घर जाकर भी मैं आसपास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। कई बार हम इंटरव्यू में अपने इस इंटरेस्ट को इतना ज्यादा शो कर देते हैं कि हमें पढ़ाना कितना ज्यादा पसंद है, इंटरव्यू को भी डाउट हो तो फिर आप अपनी टीचिंग पोस्ट छोड़ के प्रिंसिपल की पोस्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो किसी चीज की स्पेसिफिक जब हमें आगे स्टेज पर बढ़ना है तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं शो करना है कि हाँ मुझे ये चीज बहुत पसंद है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आगे आप प्रिंसिपल की जॉब पर क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने का टाइम कम मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी, तो कितना किस आंसर में कितना बोलना है, कितना क्या करना है, वी विल गाइड यू। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, आपकी अचीवमेंट क्या है अभी तक, आपके जो भी प्रोफेशनली या पर्सनली आप क्या मानते हैं आपके लिए सक्सेस क्या है, आप क्या मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, या आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका कोई गोल्डन मोमेंट रहा हो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस में, या फिर आपको पर्सनली प्रोफेशनली कोई भी गोल्डन मोमेंट वो आप शेयर कर सकते हो। आप ये जो लर्निंग की अगर हम बात करें तो जो कोई भी पर्सन है हर एक स्टेज पर लर्न करता रहता है, राइट। हमारी जो लर्निंग है वो हमेशा चलती रहती है। टीचर स्टूडेंट से भी सीखता है, स्टूडेंट टीचर से भी सीखता है, वो उसका तो काम है सीखना, लेकिन टीचर भी स्टूडेंट से जो है सीखता है, हर बार कुछ ना कुछ नई नई चीजें हम सीखते हैं। सो आप आज के टाइम पर क्या कोई स्किल्स लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, बेसिकली आपके फ्यूचर को लेकर के आप कहाँ किस पोस्ट तक जाना चाहते हैं। अभी तो ठीक है आप प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आगे किस पोस्ट तक आप जाना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, क्या फ्यूचर गोल्स हैं। आप टीम में काम करना पसंद करते हैं या आप एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगेन ये भी आपके क्या हो गए, पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारे पास होते हैं काफी सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं है, ये जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर जो है किस तरीके से आंसर कर रहा है, तो उसके बेसिस पर बेसिकली इंटरव्यू आपसे क्या पूछ रहा है डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर कर रहे हैं उसके बेसिस पर। कई बार हम खुद मौका देते हैं इंटरव्यूअर को कि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पुट ऑन हो उसके बारे में, इस तरीके से भी कई बार जो है हमेशा अलग अलग क्वेश्चन आएगा, कहीं आंसर की क्लोजिंग ही नहीं मिल रही। सो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। सो आई विल शेयर अ पीडीएफ आल्सो जिसमें होंगे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि इतने एक्सपीरियंस के बाद, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, तो जहां पर भी जो भी इंटरव्यू पूछे जाते हैं प्रिंसिपल पोस्ट को लेकर, वो सभी जो है एक तरीके से कलेक्ट किए गए हैं। और वो सारी चीजें कि जो भी जनरली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी को लेकर एक पीडीएफ है बेसिकली, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो उन पीडीएफ से भी आपको वहां पर प्रैक्टिस करनी है, साथ में हम क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप खुद से भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई विल शेयर दैट पीडीएफ आल्सो, बट 10-15 क्लासेस होने के बाद आई विल शेयर दैट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही हमारा कॉमनली क्वेश्चन होता है। कोई भी सिचुएशन आपको दे दी गई, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन आपको देके पूछा जा सकता है कि आप इस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में अचानक से आग लग जाती है तो क्या होगा, किस तरीके से आप एज ए प्रिंसिपल क्या आपका एक्शन होगा। स्कूल का बस एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में, उसके बाद आपका क्या एक्शन होगा एज ए प्रिंसिपल, क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक आ जाता है अचानक से तो उस सिचुएशन में आपका क्या एक्शन होगा। या आपके स्कूल में कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट केस आता है तो वहां पर आपका एज ए प्रिंसिपल क्या एक्शन होगा। कोई बच्चा है चीटिंग करते हुए एग्जाम में पकड़ा गया है तो वहां पर आप क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी बच्चा है उसमें गलत संगत में वो पड़ गया है, उसको चोरी करने की आदत हो गई है, या उसको स्मोकिंग की, ड्रिंक्स की, ड्रग्स के केस में वो जो है चला गया है, ड्रग्स यूज करता है, तो ऐसी चीज में आप क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशन में आपका एज ए प्रिंसिपल क्या रिएक्शन होगा, क्या आपका एक्शन होगा, वो भी यहां पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वी हैव दी क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट में कि आप स्कूल में या अगर एज ए टीचर पूछा गया तो आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन रखती है, और अगर एज ए प्रिंसिपल पूछा गया तो एज अ प्रिंसिपल आप स्कूल में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। आपको क्या लगता है कि इनडिसिप्लिन अगर है तो उसके क्या कारण है, आपकी अप्रोच क्या है स्कूल डिसिप्लिन की, या स्कूल डिसिप्लिन से आप समझते क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट, जैसे कि हाउ डू यू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी अप्रोच है आपकी टीचिंग की, वो क्या टीचर सेंटर्ड ही है, क्या आप लर्नर को भी इंपॉर्टेंट देते हैं कि नहीं देते हैं। और काफी सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, एज अ टीचर अगर दो स्टूडेंट्स की लड़ाई हो रही है या दो स्टूडेंट्स आपस में बुली कर रहे हैं, तो उन पे आपका क्या एक्शन होगा। या एज ए प्रिंसिपल आप वहां पर हैं, लंच टाइम में आपने देखा दो बच्चे झगड़ रहे हैं या बुली का केस हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। या फिर दो टीचर्स की लड़ाई हो गई या टीचर और स्टूडेंट की लड़ाई हो गई, तो एज ए प्रिंसिपल आपका क्या एक्शन होगा, ये भी आपका हो गया। ठीक है, सो इफ यू फाइंड कि आपको पता चलता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और वो स्टूडेंट्स जो है आपका बहुत इंटरेस्ट लेता है पढ़ाई में भी, लेकिन कुछ दिनों से ना तो वो होमवर्क कर पा रहा है और ना ही वो क्लास में भी जो है कंसंट्रेटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, जाके प्रिंसिपल से बात करेंगे अगर आप टीचर हैं, या किस तरीके से उसकी हेल्प करेंगे, वो यहाँ पर आ गया। How will you judge your teachers whether are performing their duties well or not? आप कैसे जज करेंगे अपने टीचर्स को कि वो ड्यूटी सही से संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं। अब कई बार क्या है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे जानबूझकर ऐसे ऑप्शन ऐसे क्वेश्चंस पुट करेगा जहां पर आप कुछ नेगेटिव वर्ड को देखोगे। जैसे हम जनरली हम ये नहीं कहते कि जो बच्चा है वो वीक है, हम क्या कहते हैं कि लो परफॉर्मर है या लो अचीवर है ये बच्चा। हम ये नहीं बोलते कि बच्चा जो है वीक है ना, नेगेटिव सेंस में वर्ड आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आप टीचर्स को कैसे जज करोगे, तो वो भी एक काइंड ऑफ नेगेटिव वर्क है। आप टीचर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उनकी क्लास को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, सो ऑब्जर्व इज द राइट वर्ड कि हाउ यू विल ऑब्जर्व योर टीचर्स वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज और वेल और नॉट। आप जज नहीं करोगे, जज इज अ नेगेटिव वर्ड। तो जहां पर आपको लगे किसी क्वेश्चन में, अगर बाय चांस आपको लगता है कि इंटरव्यूअर ने ऐसा क्वेश्चन में पुट किया है, तो वहां पर आप बेझिझक यूज कर सकते हो कि सर जज आई थिंक इट इज अ नेगेटिव वर्ड, आई विल यूज हियर right word is the observe कि how I will observe the teachers, that will be the according to me it will be correct। तो वहां पर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं कि जो आप क्वेश्चंस को सुन रहे हो या आप आंसर कर रहे हो, कितना ध्यान से आपने क्वेश्चन को सुना है। सो अटेंशन टू डिटेल जिसको हम बोलते हैं एटीडी, तो वो चीजें भी चेक की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से, जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आपको लगती है क्लासरूम मैनेजमेंट में है। वीक या लो अचीवर स्टूडेंट क्या होता है, अगेन वीक है तो आप बोलोगे कि वीक सर एज पर मी कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि माइंड सबके पास है, हम कितना यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। वीक हम किसी को नहीं कह सकते, बस ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट समझने में क्विक होते हैं कि वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट समझने में थोड़ा सा लेट होते हैं, वो थोड़ा लेट उनको समझ आता है। या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं एज अ टीचर भी हमें तो ये कोशिश करनी पड़ती है कि उस बच्चे का समझने का सही तरीका क्या है। कुछ बच्चे सुनकर ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, कुछ बच्चों को वीडियो दिखाएं तो ज्यादा अच्छे से वो सुन पाते हैं, कुछ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, कुछ बच्चे पेयर लर्निंग में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे सीखता है, वो चीज भी हमें जो है चेक करनी है। और अगर हम वो चीज को ऑब्जर्व कर पाते, वो चीज को समझ पाते, तो हम कहीं ना कहीं अपने लो अचीवर स्टूडेंट्स का बार भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेजी स्टूडेंट्स को कैसे आप डील करेंगे। आपके स्कूल में एब्सेंटिज्म की बहुत प्रॉब्लम आपकी क्लास में, उस चीज को आप कैसे सुधारेंगे। स्कूल में या क्लास में आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे। कोई बच्चा है बहुत ज्यादा गालियां दे रहा है, अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। कोई कमेंट पास कर रहा है, ठीक है, किसी कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरीके के कमेंट्स को पास किया जा रहा है बच्चे के द्वारा, तो आप वहां पर कैसे हैंडल करेंगे। या किसी भी तरीके का डिस्ट्रेक्टिव एलिमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हैं बच्चे, या फिर जो है बच्चा आपके आगे पढ़ाने ही नहीं दे रहा, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी चीज को दोबारा दोबारा रिपीट करवा रहा है जानबूझकर, आपको पता है कि जानबूझकर वो ऐसा कर रहा है, या कोई भी ऐसी हरकतें बेसिकली की जा रही है जिससे कि क्लास आगे कंटिन्यू नहीं हो रही है, या ऐसी चीज हो रही है, तो कैसे आप उस सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया अगेन क्लासरूम मैनेजमेंट का। नेक्स्ट अगर हम कुछ आगे डिस्कस करें, वो है हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड, जो कि हमारा स्टूडेंट से रिलेटेड ही है बेसिकली। सो आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो
क्या है, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आपकी पेडागोजी क्या है, क्या स्टाइल में आप बिलीव करते हैं, आपकी टीचिंग जो मेथडोलॉजी है वो क्या है, आपका स्टाइल क्या है, लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, तो वो आपका, या आपके आजकल आप देखते हैं कि कोविड के बाद से ज्यादातर एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन की ज्यादा बात की जाती है, डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है, आईसीटी इन एजुकेशन की बात की जा रही है। तो इससे आप क्या समझते हैं और आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है ये गलत कदम है, ये आपको बताना है। टीएलएम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, और इसका क्या रोल होता है, आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी टीचिंग लर्निंग में, ठीक है। पीयर लर्निंग क्या होती है, क्या आप इसकी अपनी क्लासरूम में प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं, आप क्या समझते हैं पीयर लर्निंग से। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसके बारे में आपका हो गया, ठीक है। पीटीआर रेशियो आपके स्कूल में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके क्लासरूम में, स्कूल का रिजल्ट कैसा है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो टिपिकल डे है एज अ टीचर या एज अ वाइस प्रिंसिपल, अगर आप भी कार्यरत हैं, पीजीटी टीचर है, टीजीटी टीचर है, तो आपका ओवरऑल जो पूरे दिन का एक शुरुआत होती है और आपके स्कूल की छुट्टी होने तक आपका एक टिपिकल डे क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, वो आपसे पूछा गया। डायग्नोसिस आप जो है यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अगले दिन क्लासरूम में आते हैं तो एज ए क्लासरूम में आपका डे क्या रहता है, क्या आप पिछले सब्जेक्ट से पहले कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बच्चे को 5-10 मिनट का टाइम देते हैं, या आपका मान लीजिए एक फर्स्ट क्लास पीरियड है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आपको जनरली मान लीजिए आपके स्कूल में ये हैबिट नहीं है कि आपका जो है असेंबली के टाइम पर अटेंडेंस होती है, तो आपकी क्लासरूम में अटेंडेंस होती है, तो अगर आप फर्स्ट क्लास टीचर है तो आपको अटेंडेंस लेनी होगी, तो वहां पर वो टाइम जो 5-10 मिनट का टाइम होता है, आप कैसे ये एंश्योर करते हैं कि वो टाइम जो है मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके, उस टाइम पर बच्चे शोर ना मचाए या उनको क्या काम दिया जाएगा, किस तरीके से आप उस टाइप को हैंडल करते हैं, ये भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है आपकी साइकोलॉजी, और उससे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी हैं जो हमें करने हैं। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो मेन आपकी साइकोलॉजी की थ्योरी आ जाती है, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, ब्लूम टेक्सोनोमी, कोलबर्ग की थ्योरी, इस टाइप की क्वेश्चंस आपकी। और इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करें जैसे कि आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, आरटीआई एक्ट है। अब इन एक्ट से जनरली सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो आपके रिटन एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। यहाँ पर क्या ड्रॉबैक्स है, आरटीआई एक्ट आपको क्या लगता है कि क्या ये हमारा हिट रहा या फेल हो गया, या किन कारणों की वजह से, क्या आपको इसमें ड्रॉबैक नजर आती है, अगर आपको मौका दिया जाए, अगर आप इस आरटी एक्ट में कुछ इंप्लीमेंटेशन कर पाए, इंप्लीमेंटेशन अगर आपको इशू दिखाई दे रहा है या आपको चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या चेंज होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे एनसीएफ है और एनईपी से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी हमारी एनईपी इंप्लीमेंटेशन फेज में है, तो यहाँ पर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी है या बेसिक साइकोलॉजी के उसका पोर्शन कम हो जाता है और हमारा सबसे ज्यादा फोकस आता है एनईपी पर, एनईपी 2020 पर, इसके इंप्लीमेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एफएलएन क्या होता है, ईसीसी क्या होता है, एबीसी क्या है, हमारे पास जो है एजुकेशन को लेकर क्या बात की गई है, प्ले बेस्ड मेथड है, जैसे होम लैंग्वेज या मदर टंग की बात की गई है वो क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, इस सब के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एनईपी से बन जाते हैं, ठीक है। एनईपी में आपको मौका दिया गया तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि एनईपी जो है हमारा जो भी चीजें इसमें कवर की गई हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चीजें कवर कर दी गई हैं, क्या हम उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी जो है हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें से कुछ कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है, तो हमारा जो करिकुलम है उसको रिड्यूस किया गया है, आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ये करना सही है या नहीं है, क्या प्रोसेस अपनाया गया था, क्या आपको पता है उसके बारे में, या ऐसा क्यों किया गया है, क्या रीजन है, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। सो एनईपी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से बेसिक साइकोलॉजी कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर होंगे। एक्ट जैसे पोश एक्ट, पोक्सो एक्ट, ये भी आपको पढ़ने हैं। फिर हम बात करते हैं अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल की। आप एज अ टीचर टीचिंग जॉब तो आपने की ही है, आपने बच्चों को पढ़ाया ही है, ये आपकी क्या है, मेन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आप करते हैं, ठीक है। तो वो क्या वर्क आपने किए हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि वो सबका एक्सपीरियंस हर एक पर्सन का अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, किसी और ने कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रिंसिपल जॉब में कैसे फायदा कर सकती है, ठीक है। या जो है आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है, अगर आप मान लीजिए करिकुलम जो आपका टाइम टेबल है उसमें आप बनाते, टाइम टेबल बनाने में आप हैं, टाइम टेबल कमेटी में आप हैं, एसएमसी के मेंबर आप रहे हैं, आप एसडीबी प्लान भी डिजाइन करते हैं, आपने जो है सैलरी का पार्ट भी बनाया है, आपने पेंशन के पार्ट को भी देखा है, तो ये सारी चीजें अगर आपकी देखिए तो ये आपके प्लस पॉइंट भी है। बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर हमें फोकस करना होगा वो सारी चीजें जो कि स्कूल का प्रिंसिपल करता है और आपने वो क्या किया है और उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है डिटेल में, तो वो हमें
हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन इसका आंसर आपको कैसे करना है, कौन सी चीजों को आपको पहले बताना है, कौन सी चीजों को आपको बाद में बताना है, और अगर आपको लगता है कि ये मुझे इतनी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है या इतने टाइम तक मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जहां पर मैं सारे आंसर अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होते हैं मैं नहीं कर पाऊं, तो उस टाइप पर आपको क्या आंसर करना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आपका कंटेंट और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता दिया है, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट का टीचर आपके पैनल में है या नहीं है, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके पैनल में है कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल में है तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्ट के बनते हैं, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आपसे 2-3 क्वेश्चन जो है बेसिक सब्जेक्ट से बनते हैं अनबैक्सेड। ठीक है, या आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मैथ में है, मैथ में जैसे कई बार टीचर पाइथागोरस थ्योरम है, मुझे कभी समझ ही नहीं आई, ऐसा बोलते हैं इंटरव्यूअर कि मुझे मान लीजिए कभी समझ नहीं आई, तो मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, आप किस तरीके से मुझे आसान शब्दों में ये चीज समझा सकते हो। इसी तरीके से कोई भी टॉपिक आपसे दिया जा सकता है कि अगर आप ये सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये टॉपिक है, अगर आपको ये बच्चे को समझाना है, आपने पूरा जो है एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया लेकिन बच्चे को समझ नहीं आया, अब आप इसको लेमैन लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल शब्दों में आप इसको कैसे समझा सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आप कैसे प्ले बेस्ड मेथड या क्या आप यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, कौन सा मेथड आप यूज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर बनेंगे। पेरेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रिलेटेड भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईएमआरएस का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ईएमआरएस का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो ईएमआरएस स्कूल क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसका जो भी मैनेजमेंट है वो कैसे है, कितनी कमेटीज हैं, कैसे हैंडल होती हैं, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, किस चीज पर फोकस है, कब बनाया गया, कितने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। साथ ही साथ वो स्कूल जहां पर आप वर्क कर रहे हैं, सपोज आप केवीएस में है, एनवीएस में है, या आप डीओई में है, या किसी भी प्राइवेट स्कूल में है, तो आपके स्कूल में क्या ऐसी बेस्ट चीज है जो ईएमआरएस में आप अप्लाई करेंगे, और एज ए आउटवेयर अगर आप ईएमआरएस में हैं तो ईएमआरएस के बारे में आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी स्कूल में उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीजें हैं जो आपको लगता है ईएमआरएस में नहीं है, वहां जाएंगे तो आप ये चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, या ईएमआरएस के बारे में आपने क्या बेस्ट या क्या नेगेटिव पॉजिटिव सुना है, वो चीजें। नेक्स्ट फिर आपका करंट न्यूज और ट्रेंड्स आ जाते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर आई, कोई भी न्यूज आती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, आप इकोनॉमिक्स के, आपके इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए, एज अदर सब्जेक्ट भी आपका तो पता होना चाहिए, बट इकोनॉमिक्स वाले से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये बजट को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है कि नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल में आया है। तो अगर आपका इंटरव्यू अभी हाल ही में होता है, बहुत जल्दी डेट आ जाती है, तो अगेन ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। या कोई और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी नई चीज आती है, तो वो आपसे यहाँ पर बन जाती है क्वेश्चंस के रूप में। नेक्स्ट है आपका एडमिन एंड फाइनेंस। क्या एडमिन एंड फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर आई विल नॉट से नो, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके एडमिन एंड फाइनेंस से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एडमिन एंड फाइनेंस का सेक्शन आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जीएफआर है, जीएफआर का आपका जो चैप्टर 6 होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां पर आपको क्या होना चाहिए, वहां पर आपको चीजें पता होनी चाहिए कि प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, बिड सिक्योरिटी क्या है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, आपने जेम पोर्टल के बारे में सुना, जेम क्या है, पीएफएमएस क्या है, ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो क्या डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं, तो ये ऐसे टॉपिक्स है जिससे डायरेक्टली बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीसीएस कंडक्ट रूल्स की, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जनरली, या सीसीएस सीसीए की क्या डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, तो नहीं, बहुत कम चांसेस है कि आपसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा। कैसे, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि कोई पर्सन है जो डावरी डेथ में इन्वॉल्व है, आपको पता चलता है आपके स्कूल का एम्प्लॉय है, डावरी डेथ में इन्वॉल्व है, तो उस पर आगे क्या प्रोसेस होगा, एज ए प्रिंसिपल आप क्या एक्शन लेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारा डावरी डेथ के मामले में अगर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल का वायलेशन है, और अगर इसका वायलेशन है तो फिर उसके खिलाफ जो भी हमारी इंक्वायरी होगी वो सीसीएस सीसीए रूल के तहत होगी। तो वहां पर आप अपने आंसर्स में इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो इसीलिए जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं, सीसीए है, कंडक्ट रूल्स है, जीएफआर है, एलटीसी, ये सब चीजें आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है, बट हाँ क्योंकि ये आपके आंसर में हेल्पफुल रहेंगी, तो इससे आपके लिए आसानी रहेगी। जैसे कोई पेंशन के मामले में गबन कर देता है, या किसी के पास आय से ज्यादा संपत्ति का केस आपके पास आया है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व है, कोई जानबूझकर अपने काम नहीं कर रहा है, स्ट्राइक में इन्वॉल्व है, स्ट्राइक क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो वो आपका सेक्शन बन जाता है एडमिन एंड फाइनेंस रिलेटेड।
नेक्स्ट आपका स्कूल रिलेटेड डाटा। आपको अपने स्कूल के सभी डाटा के बारे में पता होना चाहिए। आपका स्कूल कब बना था, जिस भी स्कूल में आप वर्क कर रहे हैं, कब बना था आपका स्कूल, ठीक है। और आपके स्कूल में एज ऑफ नाउ कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल का रिजल्ट क्या रहा। अगर आपको और ब्रीफली पता है, अगर आप किसी ऐसे रोल को भी साथ में हैंडल कर रहे हैं जहां पर आप डाटा को पूरा मैनेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एसडीपी में इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, क्या आपके स्कूल में कोई डिसेबल पर्सन भी है कि नहीं है, ठीक है। तो वहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, किस तरीके से, क्या आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, क्या वो डिसेबल पर्सन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट का रिजल्ट कैसा रहा, आपके स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा, आपकी एब्सेंटिज्म, क्या आपको लगता है कि आपके स्कूल में प्रॉब्लम है या नहीं है, पीटीआर रेशियो कितना है, किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं, एज पर आरटी एक्ट क्या है, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये गैप क्यों है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो स्कूल का डाटा भी आपको पता होना चाहिए। एज अ टीचर इट इज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट यू नो आपका स्कूल कब बना था, आपके स्कूल का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, उस स्कूल का, अगर जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट फॉर्म में है, कोई आरएन है, एमएन है, इस तरीके से है, तो उसका फुल नेम क्या है, ठीक है। कब आपका स्कूल बना था, जिस एरिया में है उस एरिया का नाम क्या है, ठीक है। आपके स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट्स है, कितने टीचर्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है इस क्लास में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके आएंगे, जिनकी हम आगे आने वाले क्लासेस में प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो हम कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम करेंगे अपनी क्लासेस में आगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जैसे कि हम ड्रेसिंग सेंस की भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज आपको पहन के जानी चाहिए, क्या नहीं, आपको फाइल लेके जानी है तो किस तरीके से, आपका जो है बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए, या आपकी कुछ पर्सनल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो क्लासेस हो गई। बॉडी लैंग्वेज, आपका जो है फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है बैठना है, किस तरीके से रूम लॉक है अनलॉक है, किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, ये कुछ बेसिक चीजें ये भी हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वही ये आपका सारा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका हॉबीज, इन सभी चीजों पर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से होंगी। इसके अलावा हर एक पोर्शन में जो भी क्वेश्चंस हैं, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मॉक क्वेश्चंस यानी कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला तो आप सब उसका आंसर कर सकते हैं, उसके बाद आई विल गिव फीडबैक कि किसका आंसर अच्छा था और किसके आंसर से आप पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग में एनालिसिस करके आप जो है अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं और आप खुद भी फीडबैक दे सकते हैं एक दूसरे के आंसर के लिए। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और आप इन वीडियोस को कभी भी बाद में भी देख सकते हैं। अभी अगर आपने ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम, अगर आपने स्टडी पोर्टल के कोर्स को ज्वाइन किया है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अदरवाइज सभी बच्चों को पता है कि किस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। ऐप पर आपके पास 3 ऑप्शन है, ओवरव्यूज, कंटेंट और लाइव क्लासेस। ये जो हम कर रहे हैं ये आपको मिलेगा लाइव क्लासेस में, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी इस कंटेंट सेक्शन में। और लाइव क्लासेस में जो आपको क्लास मिलेगी, जैसे ये वाली क्लास है, तो आफ्टर 2 आवर्स यू विल बी एबल टू से इट इन योर लाइव क्लासेस। तो एकदम से नहीं आएगी, 2 घंटे से 4 घंटे का समय लगता है, प्रोसेस होकर आपके पास आ जाती है। तो जनरली 1 आवर में आप देखोगे तो वो क्लास आपके पास मिल जाएगी। आप इस क्लास को बाद में भी रिपीट कर सकते हैं। इन केस कभी आपने कोई क्लास मिस कर दिया, आपने लेट ज्वाइन किया किसी भी कारण से, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, या बाद में आपको अपने नोट्स बनाने हैं कि ये हमने डिस्कस किया था सपोज, तो वहां पर क्या क्या चीजें बोलनी थी, तो वो चीजें आप आराम से यहाँ पर इन क्लासेस को देखकर नोट्स बना सकते हैं। और जो भी टॉपिक हमें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, या जैसे मैंने क्वेश्चन किया सपोज एनईपी के बारे में या जीएफआर के बारे में, मुझे लगा कि मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स अगर उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उसका भी हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। और जहां पे मुझे लगा 1-2 बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको वहां पर मिल जाएंगी एज पर द ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका, फिर जब हमें लगेगा मॉक क्वेश्चंस करके अच्छे से कि अब हमारे मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है, अब हम मॉक इंटरव्यूज की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ कुछ मॉक इंटरव्यू हम ले सकते हैं, तो वहां पर फिर हम मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी आवर टोटल स्ट्रेटेजी। तो आज की क्लास में मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी इंटरव्यू की, जो केवीएस, यूपीएससी, एनवीएस, अदर बोर्ड्स की होती हैं, तो उनसे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वो आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे हमारे टॉपिक होते जाएंगे, उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। So I hope I have covered all the things. In case you have any doubt, any query, you can comment in the comment section. कोई भी डाउट आपके पास, कोई भी क्वेरी है, ये बनाया गया है। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास EMRS इंटरव्यू बैच है,
जो कि हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी टिल आपकी इंटरव्यू। जब तक आपका इंटरव्यू होगा तब तक इस बैच की वैलिडिटी आपकी रहेगी, यानी कि तब तक आप इसमें जो है इंटरव्यू को बार बार सुन सकते हैं, वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, इसमें हम कुछ टिप्स एंड गाइडेंस भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका नॉन वर्बल, बिना कहीं भी आप क्या चीजें सामने वाले तक डिलीवर कर रहे हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम मॉक इंटरव्यू पर जाएं उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे मॉक क्वेश्चंस की, ताकि आप लोगों को हैबिट हो जाए इंटरव्यू देने की, क्योंकि हम काफी समय से एक ही जॉब में हैं और इंटरव्यू जो है हम इतनी बार नहीं देते हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो इंटरव्यू की एक हैबिट बन जाए, उसके लिए हम करेंगे मॉक क्वेश्चन। और उसके बाद जब हमें लगेगा कि आपकी जो है हेजिटेशन दूर हो गई है, आप प्रिपेयर है मॉक इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर हम करेंगे मॉक इंटरव्यू स्टार्ट, ठीक है। सो मॉक इंटरव्यू इस तरीके का ही होगा जैसे कि आपका ईएमआरएस के लिए फुल इंटरव्यू होता है, ठीक उसी तरीके से होगा। मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका ओरिजिनल प्राइस है 17,000, जो कि अभी आपको 3,000 का डिस्काउंट पर मिलेगा। 14,000 में 3,000 का अभी आपको इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम है नहीं, 9 o'clock हमारा ये बैच है, मंडे टू फ्राइडे है, तो 5 दिन वीक में क्लास होती है। मंडे टू फ्राइडे 9 PM का है, यानी कि आपको आराम से टाइम मिल जाएगा इवनिंग के टाइम पर, और आप इन क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। इसमें हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप अपने फ्रेंड किसी कलीग को रेफर करना चाहते हैं तो हमारे ऑलरेडी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और इवन नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं बाय कोरियर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोट्स भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ ईएमआरएस के लिए, बल्कि अगर आप यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, कभी भी बाद में भी अगर प्रिंसिपल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर कुछ टिप्स की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि अगर आपको जो हमारा कोर्स है वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डाउनलोड करनी होगी स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही मिल जाएगी। और आपको सर्च करना होगा इंटरव्यू, और ये बैच है जो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि हम आगे देखेंगे, उससे पहले भी कि आपको क्या करना होगा, आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। अगर आप घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अपने खुद ही प्रिपेयर करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, भी बेस्ट यही होगा कि आप कहीं ना कहीं से जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, किस तरीके से आपको आंसर देना है, क्या नहीं बोलना है, क्या चीजों पर आपको फोकस करना है, क्या आपके पॉजिटिव हैं, क्या आपके नेगेटिव हैं, ये आपको आराम से पता चल जाएंगे। लेकिन आप फिर भी अगर घर पे अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अपने आप से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो में आगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं, उनके आप खुद से आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आप आंसर देंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। कुछ लोगों को हैबिट होती है लिख के, तो आप अपने लिख के भी अपने आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप जैसे आईने के सामने अपने आंसर्स को बोल सकते हैं। ये एक प्रॉपर, जब भी आप आंसर की प्रैक्टिस करें ना, तो एक प्रॉपर सीटिंग रखें कि हाँ आप इंटरव्यू देने ही गए हैं, उसी तरीके से, उसी पोस्चर में जैसे कि आप बैठने वाले, ठीक उसी तरीके से